हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एस्कोमाइसिटीज़ क्लास। एस्कोमाइसिटीज़ क्लास के जो मेंबर होते हैं उनको हम कॉमनली सैक फंगाई बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो बॉडी फॉर्म होती है वो मोस्टली मल्टी सेलुलर आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि पेनिसिलियम के केस में होती है। लेकिन ईस्ट हमेशा एक एक्सेप्शन में रहेगा। यहाँ पर जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, ईस्ट को हम, इसका जीनस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सैक्रोमाइसिस। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर की लगभग 30,000 डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम डिस्कस करें तो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, डीकम्पोजर्स का काम करते हैं। कुछ फॉर्म जो होती हैं वो डंग पे फीड करती हैं, तो उनको हम कहते हैं कोप्रोफिलस, या फिर पैरासिटिक भी होती हैं। कैसी होती हैं? पैरासिटिक। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली होते हैं टेरेस्ट्रियल, हालांकि कुछ फॉर्म जो है इनकी वो एक्वाटिक भी होती हैं। माइसीलियम अगर हम देखें तो इनके केस में माइसीलियम होता है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, एनसीईआरटी में भी हमने देखा है कि इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। दैट मीन्स जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन होगा उसके तुरंत बाद न्यूक्लियाई के बीच में सेप्टा फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन ईस्ट हमेशा से एक एक्सेप्शन में रहेगा। ईस्ट जो होगा उनके अंदर ऐसा माइसीलियम बनता नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी सिंगल सेल की होती है। लेकिन कई बार उनके केस में शॉर्ट टेम्पररी चेन आपको देखने को मिलेंगी, जिनको हम कहते हैं स्यूडोमाइसीलियम। पोर्स की अगर हम बात करें तो इनके केस में सिंपल सेंट्रल पोर होता है। क्या होता है? सिंपल सेंट्रल पोर होता है। बाहर से जो पोर साइज दिखाई देता है सेम अंदर से आपका होता है। ठीक है, सिंपल सेंट्रल पोर होता है और इसमें वेरियस टाइप ऑफ प्लगिंग होती है। और प्लगिंग कौन कराता है? वरोनियन बॉडीज, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो इनकी सेल वॉल बनी हुई है काइटिन और फंगल सेलुलोज की। किसकी बनी हुई है? काइटिन और फंगल सेलुलोज की बनी हुई है। मोटाइल स्ट्रक्चर इनके अंदर एब्सेंट होती हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेंगे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हालांकि हायर फॉर्म्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से या स्क्लेरोशिया से, लेकिन ईस्ट के अंदर आपको बडिंग और फ्यूजन देखने को मिलेगा। ईस्ट आपको हर जगह एक्सेप्शंस में देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कॉर्निडिया के थ्रू, और जैसा कि हमने एनसीईआरटी में डिस्कस किया था, कॉर्निडिया की फॉर्मेशन एक्सोजीनसली होती है एक स्पेशल माइसीलियम के ऊपर, जिसको हम कॉर्निडियोफोर कहते हैं। कॉर्निडिया जो होते हैं कलर्ड होते हैं, वेरियस टाइप के कलर ये शो करता है, जैसे कि ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, पिंक कलर। ठीक है, कॉर्निडियोफोर अगर हम देखें तो वो ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है, स्कैटर्ड भी हो सकता है, एग्रीगेट भी हो सकता है। जैसे कि हम जर्नल कैरेक्टर्स में पढ़ के आए कि एग्रीगेशन से क्या बना लेगा? पिकनिडियम बनाएगा, एसरवुलस बनाएगा। तो इस तरीके का फॉल्स एग्रीगेशन भी हो सकता है। तो ये तो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनके अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लगभग सारे ही मेथड आपको देखने को मिलेंगे। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से भी, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट भी, स्पर्मेटाइजेशन भी, और सोमैटोगैमी भी। सोमैटोगैमी में ऑटोगैमी होती है, दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ माइसीलियम अगर हम देखें सोमैटिक सेल्स का, तो उसमें मोस्टली जो होता है होमोथैलिक स्पीसीज के बीच में फ्यूजन होता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, तो सेम जेनेटिकली सेम टाइप के माइसीलियम के बीच में फ्यूजन हो रहा है। मेल सेक्स ऑर्गन होंगे एंथेरिडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा बेटा एस्कोगोनियम। अब इनके केस में क्या होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, जिनको हम कहते हैं एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर की जो फॉर्मेशन होती है एस्कस के अंदर होती है, और एस्कोस्पोर एंडोजीनसली बनते हैं। ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी का कि ऐसी कौन सी क्लास है फंगाई की जिसमें एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनसली बन रहे हैं और सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनसली बन रहे हैं। तो वो कौन सी है बेटा? एस्कोमाइसिटीज क्लास है। इसके बाद अगर हम देखें टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी को लेकर के अगर हम बात करें तो 3 टाइप की फ्रूटिंग बॉडी इसमें प्रेजेंट होती है। एस्कोकार्प कहेंगे इनके केस में फ्रूटिंग बॉडी, जबकि बेसिडियोमाइसिटीज में हम बोलेंगे बेटा बेसिडियोकार्प। क्लिस्टोथीशियम, पैरीथीशियम और एपोथीशियम,
क्लिस्टोथीशियम में क्लोज्ड होता है आपका फ्रूटिंग बॉडी, जिसके अंदर कोई भी ओपनिंग नहीं होती है। ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी पेनिसिलियम और एस्परजिलस में। पैरीथीशियम के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी होती है फ्लास्क शेप होती है, जिसका एक एपिकल पोर होता है, ये हमें क्लेविसेप्स में मिलेगी। एपोथीशियम में कप शेप्ड ओपन आपका फ्रूटिंग बॉडी होता है, ये आपका ओपन फ्रूटिंग बॉडी आपको दिखाई दे रहा है, इसका एग्जाम्पल है एस्कोबोलस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में 3 फेजेस होते हैं बेसिकली, तो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। लेकिन जैसा कि हमने एनसीईआरटी में डिस्कस किया था, इनके केस में एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के केस में प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई कैरियोगैमी। तो इनके केस में एक एडिशनल स्टेज आपको देखने को मिलेगी, दैट इज डाइकैरियोन स्टेज। ठीक है, तो आगे क्या होता है वो देखो। ये आपके 2 डिफरेंट टाइप के माइसीलियम है। जैसे ही ये पास पास आते हैं तो इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। अब क्योंकि इनके केस में प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी, तो इनका जो प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन हुआ तो एक इंटरमीडिएट स्टेज आ गई। एक ऐसी सेल हमारे पास बन गई जिसके अंदर एक ही सेल में 2 न्यूक्लियाई होंगी। उस सेल को हम कहते हैं डाइकैरियोन और उस फेज को हम बोलेंगे डाइकैरियोफेज। क्या बोलेंगे बेटा? डाइकैरियोन। तो जो डाइकैरियोन की जो फर्स्ट सेल होती है ना बेटा, एक्चुअल में वो मॉडिफाई हो जाती है किसमें? एस्कोजीनस हाइफे में। फर्स्ट सेल ध्यान रखना, डाइकैरियोन की जो फर्स्ट सेल आती है वो क्या कहलाती है? वो किसमें मॉडिफाई हो जाएगी? एस्कोजीनस हाइफे। एस्कोजीनस हाइफे का जो टिप पार्ट होता है ना, वो एक ऐसे कर्व्ड हुक शेप स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके अंदर ये सेल होती है बेसल सेल, ये होती है अल्टीमेट सेल और ये वाली सेल है पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, ये जो हुक शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं क्रॉजियर। इसमें पेनल्टीमेट सेल जो है वो बाई न्यूक्लिएटेड है, बेसल सेल और अल्टीमेट सेल यूनी न्यूक्लिएटेड है। फिर क्या होता है बेटा? एस्कोजीनस हाइफे का जो टिप पार्ट होता है वो एस्कस की फॉर्मेशन करता है। अब जैसे ही एस्कस बनता है उसमें कैरियोगैमी होगी, मियोसिस होगी और क्या बन जाएगा बेटा? जाइगोट बन जाएगा। जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद वो मियोसिस शो करता है और क्या करेगा बेटा? हैप्लॉइड एस्कोस्पोर बनाएगा। अब क्योंकि एस्कोमाइसिटीज के अंदर ये जो सेक्सुअल स्पोर बन रहे हैं मियोसिस से बन रहे हैं, तो इनकी प्लोडी क्या हो जाएगी? हाफ। और एक मियोसिस से जर्नली 4 एस्कोस्पोर बनेंगे। हालांकि जर्नली क्या होता है एस्कोमाइसिटीज में, 1 मियोसिस इज फॉलोड बाय माइटोसिस। ठीक है, तो बेसिकली 8 एस्कोस्पोर एक एस्कस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन मिनिमम 4 एस्कोस्पोर होंगे। लेकिन जो डाइपोडस्कस होता है बेटा, उसके अंदर मैनी आपके एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, जो डाइपोडस्कस और सैक्रोमाइसिस स्पीसीज होती हैं उनके केस में कई बार क्या होता है? एस्कोजीनस हाइफे की फॉर्मेशन नहीं होती। तो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बाद जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगी वो डायरेक्टली एस्कस की तरह बिहेव करती है। उसमें क्या होता है? प्लाज्मोगैमी हो गया, फिर कैरियोगैमी हो गया। ठीक है, तो डिप्लॉयड सेल डायरेक्टली किस में मॉडिफाई हो रही है? एस्कस में। इस तरीके से उनके केस में क्रॉजियर की फॉर्मेशन और इस तरीके की स्ट्रक्चर्स नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखना। आगे क्या होता है बेटा? एस्कस के अंदर मियोसिस हो गया और एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर आपके बेसिकली जर्नली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मिनिमम 4 नंबर होते हैं। फिर क्या होता है? या तो ये एस्कस होते हैं, ये सिंगल ही रहते हैं, या फिर क्या करते हैं बेटा? ये फ्री लिविंग होते, फ्री एग्जिस्ट करते हैं, या फिर इनके अराउंड जो माइसीलियम होता है वो कोयल हो जाता है और इससे एक फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है जिसको हम कहते हैं एस्कोकार्प। एक एस्कोकार्प में 1 से 4 एस्कस होते हैं। ठीक है, जब एस्कस मैच्योर हो जाएंगे तो एस्कस रप्चर होगा, रप्चर होगा तो एस्कोस्पोर रिलीज हो जाएंगे और ये डिस्पर्स होंगे। तो जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी एस्कोस्पोर जर्मिनेट करेंगे और एक न्यू माइसीलियम की फॉर्मेशन करा देंगे। तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि एस्कोमाइसिटीज में ये इवेंट कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ होता है? एस्कस के अंदर होता है। जाइगोट फॉर्मेशन कहाँ होती है? एस्कस के अंदर होती है। मियोसिस कहाँ होता है? आपका एस्कस के अंदर होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल हमारा आता है, इंपॉर्टेंट है, ईस्ट।
बेटा ईस्ट हमने पढ़ा बेसिकली यूनिसेल्युलर होता है, लेकिन जब ये रैपिड ग्रोथ करता है तो ये सूडोमाइसिलियम बना देता है। सूडो क्यों? क्योंकि ये तो यूनिसेल्युलर है, फॉल्स चेन बनती है, ट्रू माइसिलियम नहीं होता है। एसआई कभी भी एस्कोकार्प की फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, दैट मीन्स इनके केस में फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब ईस्ट में कैसा सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बेसिस पर 3 कैटेगरी इनकी बना दी है, बडिंग ईस्ट, फ्यूजन ईस्ट और हेलोबियल ईस्ट। बडिंग ईस्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सैक्रोमाइसिस, फ्यूजन ईस्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सीजोसैक्रोमाइसिस। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीजोसैक्रोमाइसिस किसको कहते हैं, फ्यूजन ईस्ट को कहते हैं। और हेलोबियल ईस्ट किसको कहते हैं, जिसमें बडिंग से भी और फ्यूजन से दोनों मेथड से क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है सैक्रोमाइकोइड्स। एक चीज यहाँ पे पूछी जाती है, ईस्ट जो करता है जब ये बडिंग करता है ना बेटा, तो ये बाईपोलर बडिंग शो करता है। 2 टाइप की बडिंग होती है, यूनिपोलर और बाईपोलर। तो ईस्ट कैसी बडिंग शो करता है, बाईपोलर बडिंग शो करता है। बाईपोलर बडिंग में क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं वो पेरेंट के प्रोक्सिमल या डिस्टल एंड, डिस्टल एंड कौन सा होता है, अवे वाला, दूर वाला जो एंड होता है वहां से बनती है। इनके अंदर सेल वॉल की अगर हम बात करें तो इनकी सेल वॉल में काइटिन होता है और मैनन बीटा ग्लूकन होता है। मोड ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो फैकल्टेटिव एरोब है, दैट मीन्स जर्नली तो एनारोबिक मोड फॉलो करते हैं, लेकिन ऑप्शनल मोड क्या होता है, एरोबिक होता है। अब इनके अंदर एस्कोकार्प तो नहीं बनता, लेकिन एस्कस बनता है या नहीं बनता उसके बेसिस पर इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ट्रू ईस्ट और फॉल्स ईस्ट। एक्चुअली फॉल्स ईस्ट आपके एस्कोमाइसेटीज के मेंबर नहीं है, वो बेसिकली ड्यूटेरोमाइसेटीज के मेंबर होते हैं, लेकिन वो काफी हद तक फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी में किससे रिजेंबल करते हैं, ट्रू ईस्ट से रिजेंबल करते हैं। ठीक है, अब इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें। ट्रू ईस्ट के अंदर तो एस्कस फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, स्पोर की फॉर्मेशन इनमें होती है, एस्कोस्पोर बनते हैं, लेकिन फॉल्स ईस्ट में एस्कस या स्पोर की फॉर्मेशन नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, कैंडिडा, माइकोडर्मा और क्रिप्टोकोकस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ईस्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। अब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है उसके बेसिस पर 3 मेथड है, होलोगैमी, एडल्फोगैमी एंड पीडोगैमी। होलोगैमी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बिटवीन सिस्टर्स। एडल्फोगैमी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मदर सेल और डॉटर सेल के बीच में। और पीडोगैमी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा मदर सेल और उसकी डॉटर सेल के बीच में। ठीक है, दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये शायद मैंने गलत बोल दिया है तो ध्यान से देखना। एडल्फोगैमी में क्या होता है, एक ही मदर सेल की जो 2 डॉटर सेल्स होती है उनके बीच में फ्यूजन होता है, और यहाँ पर एक तो मदर सेल और दूसरी उसकी डॉटर सेल, उनके बीच में फ्यूजन होता है। और होलोगैमी में सिस्टर्स के बीच में मैटिंग होती है। अब आती है इनकी लाइफ साइकिल को लेकर के अगर हम बात करें तो हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है, डिप्लॉन्टिक क्या होती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो, ये 3 तरह की लाइफ साइकिल है। ये जो मैंने लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट की है ये है हैप्लॉन्टिक, यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ डिप्लॉन्टिक। ठीक है ना, सॉरी, ये है डिप्लॉन्टिक और यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है बेटा, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपने लाइफ का ज्यादातर टाइम हैप्लॉइड फेज में बिताता है। उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल ऐसी होती है जो डिप्लॉयड होती है, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। ठीक है, जाइगोट ही एक सेल ऐसी है, सिंगल सेल ऐसी है जो कि डिप्लॉयड होती है, बाकी सारी की सारी सेल कैसे होती है, हैप्लॉइड होती है। ठीक है, तो इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, हैप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, 1 और फ्यू सेल, वहां पे तो एक ही सेल डिप्लॉयड थी, बाकी सारी एप्लॉयड थी, इसलिए लाइफ साइकिल क्या थी, एप्लॉन्टिक। यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी ऑफ सेल डिप्लॉयड है, सिर्फ 1 और फ्यू सेल कैसी है, हैप्लॉयड। ठीक है, 1 और फ्यू बोला है हमने, यहाँ पर 1 नहीं बोला है, यहाँ पे हमने 1 बोला था। 1 और फ्यू कैसे, जैसे गैमीट हैप्लॉयड होते हैं, स्पोर हैप्लॉयड होते हैं, तो कुछ स्टेजेस, कुछ सेल्स जो होती है वो हैप्लॉयड होती हैं, लेकिन उनको छोड़कर बाकी सारा फेज कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है।
तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होता है, दोनों फेजेस मल्टी सेलुलर है, कई सारी सेल आपको हैप्लॉइड देखने को मिलेंगी और कई सारी सेल कैसी देखने को मिलेंगी, डिप्लॉइड। ठीक है, तो उस लाइफ साइकिल को हम कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हमेशा ध्यान रखना जिसकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होगी उसमें हमेशा जाइगोटिक मियोसिस होता है। जाइगोटिक मियोसिस मतलब जैसे ही जाइगोट बनेगा उसमें मियोसिस हो जाएगा, और मियोसिस से प्लोइडी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, तो हैप्लॉइड हो जाएगी। इससे क्या नुकसान होगा, इनके अंदर कभी भी एम्ब्रियो स्टेज नहीं बनती है। क्यों, एम्ब्रियो तो कैसे बनता है, जब जाइगोट में माइटोसिस होता है, एम्ब्रियो की सारी सेल तो डिप्लॉइड होती है, लेकिन इनमें एम्ब्रियो स्टेज नहीं होती है क्योंकि जाइगोट तुरंत क्या कर लेता है, मियोसिस। जिनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है उनमें हमेशा गैमेटिक मियोसिस होता है, जैसे कि हमारे अंदर है, हम गैमीट बनाने के लिए मियोसिस करते हैं। और जहां लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है बेटा वहां पे स्पोरिक मियोसिस होता है। ये हम प्लांट किंगडम में भी याद करेंगे, ये चीज ध्यान रखना, वहां मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो इसी की लाइफ साइकिल के बेसिस पर 3 टाइप के ईस्ट आपको मिलेंगे। कुछ ईस्ट ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है, कुछ की डिप्लॉन्टिक और कुछ की डिप्लोहैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस किस की है, सीजोसैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस की। डिप्लॉन्टिक किसकी है, सैक्रोमाइसिस लडविजाई की। और डिप्लोहैप्लॉन्टिक किसकी है बेटा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ईस्ट का। ईस्ट को हमने कई कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि कौन सा जीनस ईस्ट का और कौन सी स्पीसीज किस फंक्शन के लिए, किस कमर्शियल पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पर ब्रीवर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट, वाइन ईस्ट हम बोलते हैं। तो ब्रीवर्स ईस्ट कौन सा है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसी को हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, बेकरी इंडस्ट्री में भी काम आता है। ये क्या करता है बेटा, ये रिच होता है, ये जो प्रोडक्ट बनाता है वो रिच मिलेगा आपको किसमें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। ध्यान रखना बी कॉम्प्लेक्स में से कौन कौन से विटामिन होंगे, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 एब्सेंट होगी, ध्यान रखना। और इनमें से सबसे अबेंडेंट कौन सा होगा, विटामिन B2। नेक्स्ट इसमें वाइन ईस्टम किसको कह रहे हैं, वाइन ईस्टम कह रहे हैं बेटा सैक्रोमाइसिस एलिप्सोइडेंस को। बेकर्स ईस्टम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को ही कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना, बेकिंग जब हम करते हैं, जैसे ब्रेड का डो तैयार करते हैं, तो ब्रेड, जैसे आपने ब्रेड देखी हो तो एक तो वो पोरस होती है और एक फ्लफी होती है, एक्सपैंड कर जाती है। तो वो एक्सपेंशन क्यों होता है बेटा, एक तो वो CO2 गैस को रिलीज करता है, जब वो फर्मेंटेशन करता है तो CO2 प्रोड्यूस होगी, तो CO2 की वजह से पोरस होता है और साथ में वो क्या कर जाता है, थर्मल एक्सपेंशन भी शो करता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आते हैं, जर्नली पूछ लेते हैं, पर्टिकुलर स्पीसीज मेंशन नहीं करते कि हमें ईस्ट से कौन कौन से विटामिन मिलती है। तो विटामिन B1, B2 एंड विटामिन BC, जैसे कि हमने सैक्रोमाइसिस सेरेविसी में कहा था कि वो विटामिन B2 में रिच होता है, तो विटामिन B1 मिल जाती है, B2 मिल जाती है, विटामिन C कॉमनली हमें इससे मिलती है। लेकिन इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, क्या कि ईस्ट जो है वो कुछ डिजीज भी कॉज करता है, जैसे कि मोनेलियासिस एंड कैंडिडियासिस। ठीक है, अब आ जाओ, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है, दैट इज टोरुलॉप्सिस यूटिलिस। ये नीट एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये ईस्ट की एक ऐसी स्पीसीज है जिसको पाश्चराइज किया जाता है, ड्राई किया जाता है, और इसका ड्राइड मास क्या कहलाता है, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। बेटा ये आप टॉपिक 12th में भी पढ़ोगे, और आपको मैं बता देती हूँ, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, खास करके वो इनिशियली प्रोटीन्स में रिच थे, इसलिए उसको बोला गया सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली जो इस प्रोटीन रिच बायोमास की फॉर्मेशन करता है वो मोस्टली सिंगल सेल्ड होते हैं, इसलिए उस ड्राइड बायोमास को क्या कहा गया, SCP। हालांकि अब तो ऐसे भी प्रोडक्ट बनाए जाने लगे हैं जो विटामिन में रिच हो, जो लिपिड्स में रिच हो, ठीक है, लेकिन बेसिकली इसको SCP ही बोल दिया जाता है। तो अगर वैसे तो स्पाइरुलिना, क्लोरेला, एल्गी से हम SCP बनाते हैं, बैक्टीरिया से भी बनाते हैं, लेकिन ईस्ट की जो स्पीसीज SCP बनाने में यूज होती है वो कौन सी होती है, टोरुलॉप्सिस यूटिलिस। टोरुलॉप्सिस यूटिलिस को विटामिन B2 ईस्ट भी कहा जाता है, और इसको हम फूड ईस्ट भी कह रहे हैं क्योंकि इससे हम SCP बनाते हैं जो कि फूड सप्लीमेंट के तौर पर यूज होता है।
ठीक है बेटा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के एग्जाम्पल हम इसमें स्टडी करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको एक ही एग्जाम्पल बताया है, दैट इज इस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। बेटा ध्यान रखना, फंगाई क्लास में जो हर क्लास के साथ मैं आपको एग्जाम्पल्स करा रही हूँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन एग्जाम्पल से ही आपके बनने हैं। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे बनेंगे? एग्जाम्पल से ही आपके बनेंगे। तो प्लीज आप लोग इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद करें।